How are all of you? Quickly all of you. जल्दी से जितने लोगों ने ज्वाइन किया है क्विकली लेट मी नो. कल वाला सेशन कितने लोगों ने रिवाइज किया? हाउ मेनी ऑफ यू वेंट थ्रू द यस्टरडे सेशन? कल वाले सेशन का पीडीएफ जो भी है, मटेरियल जो भी है, हाउ मेनी ऑफ यू वेंट थ्रू इट? कितने लोगों ने उसको रिवाइज किया, क्वेश्चनेयर सॉल्व किया? निमित ने किया, शिखा ने किया, शौर्य ने किया. वेरी गुड. कहीं पे कोई डाउट आया क्वेश्चंस में, कहीं पे डाउट या थ्योरी में कहीं पे डाउट, कहीं भी कुछ भी आया हो फील फ्री टू आस्क. आयुष डन दैट. तान्या वेरी गुड. जिन्होंने किया है वेरी गुड. बाकी सब आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. कितनों ने किया है, कितना तक किया है? शिवांगी हैज डन दैट. ओके. और किस किस ने किया है? स्टूडेंट्स इतने से तो नहीं है, और भी है. Why are they not answering? Tamanna has done. Samant Rai has done. Very good. And Alok yesterday का सेशन नहीं लिया था. All right. Go through the video. वीडियो एक बार रिवाइज करना है. दमयंती ने कर लिया. वेरी गुड. गुंजन वेरी गुड. आलोक कल का जरूर देखना है सेशन, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक कल कंप्लीट हुआ है और उसका पीडीएफ भी करना है क्योंकि क्वेश्चंस हैं उसमें. रितु, फैज. चलिए, तो फैजा हैज आल्सो डन. वेरी गुड. तो काफी बच्चों ने आई थिंक कर लिया. मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड. तिशा का आंसर नहीं आया है अभी. निक्षम का आंसर नहीं आया है. शिवांगी, वन डाउट. शौर्य, प्लीज गो अहेड एंड आस्क. अगर क्वेश्चन में है तो आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिए या हिंट दे दीजिए क्वेश्चन का. आई हैव द पीपीटी. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो यू कैन आस्क. दैट क्वेश्चन विल नॉट बी एन इम्पोर्टेंट वन. शौर्य, जो ईयर था 1991 से 2000 वाला, दैट ईयर इज नॉट गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट वन फॉर यू. सो वो वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं. दैट क्वेश्चन कैन बी स्किप्ड आउट. क्योंकि बेसिकली जो वो करंट का इंपॉर्टेंट था, बट इन द पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म में करंट के लिए इंपॉर्टेंट था. एट फॉर नाउ इट वोंट बी इंपॉर्टेंट. इफ यू स्टिल वांट द आंसर टू इट, अगर फिर भी आंसर चाहिए तो आंसर इसका होता 1991 से 2000 था शायद. लेट मी चेक द क्वेश्चन. Okay, SARC is observing 1991 to 2000. That was for girl child. गर्ल चाइल्ड के लिए था वो. रिवीजन किया है, नोट भी कर लिया है. शिवांगी वेरी गुड. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब मैं ज्यूम कर सकती हूँ सेफली. सबको कंप्लीट है, सबको बेसिक आइडिया है कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कहां पर हेडक्वार्टर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, क्वेश्चन किस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन में आता है. यू ऑल आर क्लियर अबाउट दैट, राइट? नो डाउट एलविश. वंडरफुल. चलिए, तो अब यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड 32 में ऑल आर क्लियर विद दैट. तो अब हम आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, राइट? अब नेशनल में राष्ट्रीय संस्थान जो हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके अंदर वी विल बी टॉकिंग, जैसे अभी हमने इंटरनेशनल कवर किया है, मेजर पोर्शन हमने सारे कवर कर लिया. इसी तरीके से अब हम लोग इंडिया के इंस्टीट्यूशंस कवर करने वाले हैं. इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? आज हम लोग वहां पे शुरुआत करेंगे. थोड़े से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वित्तीय संस्थानों से, और उसके बाद फिर बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उन पे भी एक बार नजर डाल लेंगे, जिससे कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम लोग देख लें. यस, लाइक नीति आयोग. नीति आयोग का बेसिक तो आई थिंक करा भी दिया है निमित. दैट इज राइट. दैट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन, थिंक टैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. लेकिन आई गेस हम लोगों ने वो इंडेक्सेस वाले में बेसिक कवरेज मैंने करा दिया था उसका. और कौन कौन से हैं? चलो जल्दी से नाम बताओ. पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थान बताना. कौन कौन से राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जल्दी से. वी हैव आरबीआई. वंडरफुल. शिखा, निमित, 2 आंसर आए हैं रिगार्डिंग आरबीआई. और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान और कौन कौन से हैं? एक ही याद आ रहा है, आईएफसीआई. ऑल राइट. एनएचबी,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स जितने भी हैं, दैट्स गुड, शौर्य, वेरी गुड पॉइंट है, जितने भी बैंक्स हैं वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, दे आर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। एसबीआई हो गया, निमित बिल्कुल। चलिए, तो बैंक्स को तो हम लोग जो क्वेश्चंस आते जाएंगे, यानी जब हम करंट कवर करेंगे उसके अंदर क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसमें कवर करते रहेंगे, बिकॉज बैंक्स आर सो मेनी, बहुत सारे बैंक्स हैं, तो उनको हम लोग ऑल टुगेदर जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, उनको हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा जो बड़े मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, उसके अंदर वी हैव आरबीआई, जो काफी बच्चों ने बोला भी है, लेट मी चेंज द इंक कलर एंड देन आई विल राइट इट डाउन। ओके, आरबीआई, मोस्ट ऑफ यू हैव सेड। एक आपने सुना होगा एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक अभी बहुत न्यूज में है, क्योंकि श्रीलंका का आप लोगों को पता होगा, श्रीलंका इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका का बहुत ही बुरा सिचुएशन हो गया है कोविड के बाद, देयर फाइनेंशियल सिचुएशन हैज गॉन अ डाउनहिल, बुरी तरीके से वित्तीय जो उनकी स्थिरता है खराब हो गई है। तो वहां पे जो इंडिया ने $1 बिलियन की हेल्प भेजी है, $1 बिलियन की अभी तक हेल्प इंडिया भेज चुका है, और वो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो एग्जिम बैंक से हुआ है, मेजरली आधे ज्यादा पैसा एग्जिम बैंक से गया है, राइट। तो एग्जिम बैंक जो होता है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बैंक। देन वी हैव, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में सुना होगा, है ना। देन वी हैव सिडबी, सिडबी का सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सिडबी। इनकी सब फुल फॉर्म सब डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रही हूं मैं आपको कि नाम कौन कौन से हैं जो आपने सुने होंगे कभी ना कभी। देन वी हैव IRDAI, जितने भी आप लोग इंश्योरेंस, LIC काफी बच्चों ने नाम लिखा है, LIC वगैरह जो जितने भी फाइनेंस जो इंश्योरेंस वाले हैं उनका हेड होता है IRDAI, है ना। तो नहीं सुना है तो अभी सुनेंगे थोड़ी देर में, और फिर क्लियर भी हो जाएगा क्या क्या है। एक होता है PFRDA, PFRDA पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए, जितना भी पेंशन आता है वो सारा यहाँ से रेगुलेट होता है। देन वी हैव LIC, आप लोगों ने बोला ही है। इसके अलावा आरबीआई के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है। ICAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोमिनेंस। और ICAI इस बार इंपॉर्टेंट भी है, इससे एक रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि 21st नेशनल कांग्रेस, इंटरनेशनल, 21st कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, वो इस बार इंडिया में होने वाली है, और इंडिया में मुंबई में होगी। तो जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस की, जैसे सेंट्रल बैंक्स की अलग से एक कांग्रेस होती है, सेंट्रल बैंक्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, बाकी सभी देशों के केंद्रीय बैंक जो होते हैं उन सब में अलग कांग्रेस होती है। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबका एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज होता है। इस बार 21वां कांग्रेस है जो मुंबई में इंडिया होस्ट करने वाला है। होस्ट कौन होगा? ICAI। नवंबर में होने वाला है इस साल, इट विल बी हेल्ड इन नवंबर 2022, नवंबर 2022 में होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। अभी पूजा बिल्कुल हिंदी में भी आएंगे, अभी ये बस एक आइडिया दिया है नामों का, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उनमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वित्तीय संस्थान है उनमें सबसे पहला आता है भारतीय रिजर्व बैंक। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑफ द प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का सेंट्रल बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है। इट इज द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंकों का हेड है। इट इज द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स ऑफ इंडिया। भारत में जो पैसे की सप्लाई है वो आरबीआई ही देख रहा है। आरबीआई इज द इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ रुपीज इन इंडिया। इशू कितना होना चाहिए और सप्लाई कितना होना चाहिए ना, ये आपको लिखना जो है वो आपको टेबल में लिखा हुआ है। मेजर जो आपको याद रखना है वो यही है, आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, स्थापित कब हुआ था, और इसके करंट हेड कौन है। दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखने हैं।
और इसका पर्पस याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने जैसे कल जब आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे थे, उसमें आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनका काम क्या है, यूनेस्को का निम्नलिखित में से क्या काम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनेस्को। ऐसे ही आरबीआई का पूछ सकते हैं, या फिर इधर से एक क्वेश्चन आता है दैट विच इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, ऐसा एक सवाल आता है कई बार, और वो कौन सा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटिशर्स के द्वारा 1935 में स्थापित किया गया था। इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, बाद में नेशनलाइजेशन हुआ था। आई बिलीव आप लोगों ने नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल भी इनका एक वर्क होता है, फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना भी इनका काम होता है। फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आई एक्सप्लेन यू क्यों, क्योंकि इंडिया का पोजीशन अभी काफी अच्छा है लेकिन अभी खराब हो रहा है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, जैसा कि नाम दिख रहा है, दैट इज FOR, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या होता है, आरबीआई जो है इंटरनेशनल रुपीज में, जैसे कि यूएस डॉलर्स में या यूरोज में कुछ पैसे अपने इन्वेस्ट करके रखता है। इंटरनेशनल मनी में, यूरोज में हो गया, यूएस डॉलर्स में हो गया, गोल्ड में हो गया, या बॉन्ड्स की तरीके से हो गया, ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। यानी कि जब भी हमें किसी दूसरे देश के साथ कुछ एक्सचेंज करना हो, कुछ खरीदना हो, तो उनके पैसों में हमें ट्रांजैक्शन करना होता है, वो एक रिजर्व हम लोग रखते हैं जो आरबीआई रखता है। नाउ ये इसने कोविड में हमारी बहुत हेल्प करी है। डेफिनेटली इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व काफी अच्छा है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना अच्छा है, 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। विश्व में 5वां सबसे बड़ा रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व भारत का है। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड। कुछ 603 बिलियन यूएस डॉलर का है अप्रोक्सीमेटली, 603 पॉइंट कुछ है, सो आई राइट इट इन अ अप्रोक्सीमेट 603 पॉइंट सम बिलियन यूएस डॉलर्स का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है या फॉरेन रिजर्व है। By change their own, you want another country's money by changing the country's money, that's right। हम लोग दूसरे देश के अमाउंट में पैसे रखते हैं, क्योंकि फिर बाद में जब यूएस डॉलर ऊपर गया, डॉलर्स जब ऊपर में गए, तो हमारे लिए फायदा होता है कि हमने पहले ही एक्सचेंज, जब डॉलर्स लो अमाउंट पे थे हमने तभी खरीद लिया, तो अब जब डॉलर हाई हो गया तो वहां से हमारे लिए परचेज करना, यूएस से हमारे लिए कुछ चीजें परचेज करना आसान हो गया है, राइट। तो बेसिकली जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही फॉरेक्स में रिजर्व करके रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, ये पॉइंट नोट करना है, ये करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का, भारत का 5वां सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, अप्रोक्सीमेटली 603 पॉइंट कुछ बिलियन यूएस डॉलर है। ये पॉइंट एक्स्ट्रा में नोट करके रखना, करंट अफेयर्स का है, ठीक। इसके अलावा कैश रिजर्व, मनी सप्लाई, ये सब आरबीआई होल्ड करके रखता है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, किसी को याद है, एनीवन नोज? ये क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का। देखो, आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित था। 1935 में ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो ब्रिटिश सरकार से ये भारत सरकार की तरफ कब आया, एल्विश 1949, बिल्कुल सही। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन हुआ था। ऑन 1 जनवरी, शिवांगी बिल्कुल सही, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि सारे शेयर ब्रिटिश सरकार के से भारत सरकार को दे दिए गए, ठीक है। नेशनलाइजेशन जो बैंक्स का है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, वो हम लोग आज के सेशन के एंड में करेंगे, याद दिला देना, ठीक, क्योंकि उसका क्वेश्चन अलग से आता है। तो अगर इसमें कहीं मेंशन नहीं होगा आज की पीपीटी में, तो सेशन के एंड में आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक। चलिए, ये स्लाइड क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? आरबीआई से संबंधित एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आरबीआई से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, करंट की भी इंपॉर्टेंट है, तो आई एम सॉरी, आई विल बी टेकिंग थोड़ा सा टाइम और आरबीआई पे। इसके अलावा आरबीआई में अभी क्या है, आरबीआई की एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी सुना होगा आपने, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों?
का जितना भी चेंजेस होते हैं, देखो इन्फ्लेशन जो अभी हमने देखा, मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उसको संभालने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो ये कमेटी कितने मेंबर की होती है? 6 मेंबर की होती है। इट हैज 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है और इनका काम क्या होता है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखना, ठीक, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना और बैंक्स को रेगुलेट करके रखना। बैंकों की स्थिति ऐसी रहनी चाहिए कि बैंक्स की वजह से लोगों को नुकसान ना हो, राइट? तो व्हाट डू यू नो अबाउट एमपीसी? एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं? सबसे पहले तो 6 मेंबर्स का होता है, 6 मेंबर होते हैं। अब इन 6 मेंबर में से 3 मेंबर तो आरबीआई के होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से होते हैं, और 3 मेंबर भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, एक होते हैं आरबीआई के जो भी गवर्नर हैं, एक डेप्यूटी गवर्नर होंगे और एक आरबीआई के मेंबर, ठीक, और 3 भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे। ये 6 मेंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जो मेजर्स को, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इसके अलावा बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सबको रेगुलेट करता है, इन सबका लिमिट सेट करता है, ठीक। और भारत सरकार को यदि कभी लोन लेना पड़ता है, क्योंकि कभी हो सकता है कि भारत सरकार को भी लोन लेना पड़े, राज्य सरकार को लोन लेना पड़े, तो उनको लोन देने के लिए भी इनके पास एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस ये क्या है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अगर ऋण या लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, तो वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तौर पे लोन ले सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से, ठीक। नाउ बैंकिंग के बारे में अगर हमारे पास बाद में टाइम होगा, हम लोग इन सब चीजों को डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको बता रही हूँ। वेज एंड मीन्स एडवांसेस हमेशा रेपो रेट पे या रेपो दर पे दिया जाता है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा मांग लेते हैं तो रेपो रेट +2% और बढ़ा देते हैं, +2%, ठीक। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के हेड कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वही मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के हेड होते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी अपनी पोजीशन की वजह से, अपनी जो उनकी रैंक है उसकी वजह से ही इज द हेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक इन्फ्लेशन अभी सेट किया गया है, ये याद रखना है। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति वर्तमान में 6.3% है भारत की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक। सौरभ, किस पर टैक्स भी लगता है? देखो, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति 6.3% है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो अब हम लोग मुद्रास्फीति नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक। सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निमित्त, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कितना लिक्विडिटी या कितना पैसा बैंक रख सकते हैं, और वो वर्तमान में 18% है, 18%। यस, बिल्कुल, वो भी लगता है, सरकार पे भी लगता है, बिल्कुल, उनको भी टैक्स भरना पड़ता है। +2%, यानी कि जैसे सपोज वेज एंड मीन्स एडवांसेस में जो अभी करंटली आरबीआई ने कर रखा है वो है 42,000, अप्रोक्सीमेटली लगभग 42,000 करोड़ रुपीस ले सकता है कोई भी सरकार अगर उनको ऋण लेना है। मान लो सरकार को 50,000 करोड़ चाहिए, ठीक, तो अब वो लिमिट से ज्यादा हो गया, तो लिमिट से अगर ज्यादा क्रॉस हो रहा है, ओवरड्राफ्ट हो रहा है, तो उस केस में जैसे आप लोग जब ऋण लेते हो
कभी आप बैंक से लोन लेते हो तो यू हैव टू पे, है ना, आपको जो रिटर्न है वो एक सर्टेन इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। तो सरकार को जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर वो लिमिट में ले रहे हैं 42,000 तक ले रहे हैं तो उनको रेपो रेट पे इंटरेस्ट पड़ता है। लेकिन अगर 42,000 से ज्यादा ले रहे हैं तो उस केस में उनको जितना भी रेपो रेट है वो प्लस 2%, जैसे अभी रेपो रेट 4% है तो अब उनको 6% पे मिलेगा अगर उन्होंने इस लिमिट से ज्यादा पैसे ले लिए तो। ठीक, तो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये 6.3% है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख लेना। इन्फ्लेशन की लिमिट सरकार ने तय करी थी 2 से 6%। सरकार ने बोला था भारतीय रिजर्व बैंक को कि जो भी मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो 2 से 6% रहनी चाहिए, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में मुद्रास्फीति 6.3% हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके लिख लीजिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, इट कैन बी आस्क्ड। ठीक, एमपीसी के हेड कौन होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए। हेड हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे, आरबीआई के गवर्नर। बेटा पूजा, वैसे तो मैंने हिंदी में बताया, लिखा इंग्लिश में है क्योंकि हिंदी में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेन टैब से, बट आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इनका काम होता है, इनका जो काम है वो है कि भारत भर में बैंकों को रेगुलेट करके रखना। ठीक, पैसा मतलब मुद्रास्फीति कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ये सब मैनेज करने के लिए इनके पास कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि तरीके क्या क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब इनके तरीके हैं। इनको ऊपर नीचे करके ये भारत के अंदर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हैं। ठीक, इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, देयर आर टोटल ऑफ 6 मेंबर्स, कुल 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिसमें से 3 तो भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं और 3 भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से कौन कौन मेंबर होता है, एक तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे वो, जो डेप्यूटी गवर्नर, उपराज्यपाल होंगे आरबीआई के वो, और एक मेंबर जो इन्फ्लेशन के लिए अपॉइंटेड है आरबीआई में, मुद्रास्फीति के लिए जो मुद्रास्फीति डिपार्टमेंट से कोई एक। तो ये 3 होते हैं आरबीआई के द्वारा नियुक्त, और 3 भारत सरकार खुद चुनती है मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये इन टूल्स का इस्तेमाल करती है मुद्रास्फीति को रेगुलेट करने के लिए। वर्तमान में जो मुद्रास्फीति है, करंटली जो इन्फ्लेशन है, वो 6.3% है भारत का, एज पर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई के मुताबिक वर्तमान में मुद्रास्फीति 6.3% की है। भारत सरकार के द्वारा आरबीआई को टारगेट दिया गया था कि मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब वो क्रॉस हो गई है। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो हेड होंगे वो हमेशा राज्यपाल होंगे, जो भी आरबीआई के राज्यपाल है, करंटली शक्तिकांत दास जी हैं, ही इज द हेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि उनकी रैंक की वजह से वो गवर्नर है आरबीआई के, इसलिए वो हाईएस्ट पोजीशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड है। ठीक, वेज एंड मीन्स एडवांसेस ये एक टूल है, ये भारत सरकार और राज्य सरकार को ऋण देने का तरीका है। यदि किसी को ऋण देना पड़ता है तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तौर पे दिया जाता है, जिसमें जो सरकार ऋण लेती है उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो रेपो दर होता है। जितना भी रेपो दर डिसाइड किया गया है उस क्वार्टर में, उस रेपो दर पे उनको वो पैसे वापस देने होते हैं। यदि ऐसा होता है कि उस अमाउंट से ज्यादा, जितना उनको परमिशन है उससे ज्यादा पैसे लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उनको रेपो दर प्लस 2% का ऋण देना पड़ता है। यानी कि अगर रेपो दर 4% है तो उनको 6% इंटरेस्ट पे वो पैसा मिलेगा। 6.3 मतलब कि 6.3% की
बढ़ोतरी हो गई है। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति इज जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीजों के। मुद्रास्फीति का मतलब है कि प्राइसेस बढ़ गए हैं चीजों के। इन जनरल टर्म अगर हम लोग बात करें, हम लोग अभी इकोनॉमिक्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, जनरल टर्म्स में, जैसे पहले आप लोगों को फॉर से कोई भी सामान 100 रुपए में मिल रहा था, वो अब 106.3 रुपए का हो गया है। दैट इज इन्फ्लेशन। कोई एक सामान फॉर से आपको एक नोटबुक 100 रुपए में मिल रही थी पहले, अब मुद्रास्फीति के कारण, इन्फ्लेशन के कारण अब वो आपको 106 रुपए में पड़ रही है। दैट इज इन्फ्लेशन। तो 6.3% यानी पहले से 6.3% बढ़ गया है रेट्स, है ना। यहाँ पे ये बेसिक चीजें क्लियर है। उनका टाइम पीरियड क्या होता है, एक फुल ईयर। जो 6 मेंबर होते हैं इनमें से 3 तो परमानेंट है, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बाकी 3 जो सरकार चुनती है वो चुनती है फॉर अ ईयर। उनके बाद रीअपॉइंट भी किया जा सकता है और उनको चेंज भी किया जा सकता है। अब मुद्रास्फीति नापने के लिए कई बार एक पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमिक साइड से एक क्वेश्चन आ जाए, एक बेसिक इकोनॉमिक्स, कि मुद्रास्फीति कैसे कैसे मापी जा सकती है। मुद्रास्फीति के लिए एक तो आपने देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको डब्ल्यूपीआई बोलते हैं, डब्ल्यूपीआई। तो एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। पहले हम लोग डब्ल्यूपीआई इस्तेमाल करते थे, अब हम लोग सीपीआई इस्तेमाल करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं क्या अंतर है। बस इतना सा अंतर है कि आपने होलसेल की दुकानें देखी होंगी, तो जो होलसेल या थोक की दुकानों में जो मुद्रास्फीति है उसको देखेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर रिटेल दुकान, जो आपके घर के आसपास स्टोर है और दुकानें हैं, वहां से अगर हम लोग मुद्रास्फीति देखेंगे तो सीपीआई। बस इतना सा अंतर है होलसेल और कंज्यूमर में। कंज्यूमर थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए हम लोग सीपीआई पे फोकस करते हैं। बस ये दो याद रखने आपको, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये दो तरीके हैं। तो ये हो गया हमारा आरबीआई के बारे में। यहाँ पे अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? करंट की 2-3 चीजें आपको बता दी है, उनको अलग से हाईलाइट करके रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, निर्यात आयात भारतीय बैंक, दैट इज एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जो है दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ एग्जिम बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके मुख्यालय जो है मुंबई में है, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में 1 जनवरी को की गई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। इनका काम क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट, LINE, लाइन ऑफ क्रेडिट या LOC इश्यू करना, यानी किसी देश को पैसे की जरूरत है, किसी कहीं पे हमें पैसे भेजने हैं, कहीं से हमें पैसे लेने हैं, तो या फिर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मैनेजमेंट है वो सारा का सारा एग्जिम बैंक का होता है। LOC सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली अभी आप लोगों को बताया था श्रीलंका के लिए। श्रीलंका का क्राइसिस याद रखना है। श्रीलंका का इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से डाउन हो रखी है, अभी उनका इकोनॉमी बहुत डाउन है। उनको 4 बिलियन US डॉलर चाहिए कम से कम अपना देश चलाने के लिए, राइट। तो उसमें से 1 बिलियन US डॉलर भारत दे चुका है, और उसके बाद IMF वगैरह में भी उनके लिए सिफारिश करी है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि भारत अभी तक 1 बिलियन US डॉलर अभी तक श्रीलंका को दे चुका है उनके इकोनॉमिक क्राइसिस में, राइट ना। MD एंड CEO कौन है इसके, जस्ट अ सेकेंड, इसके MD एंड CEO कौन है करंटली एग्जिम बैंक के, क्योंकि ये भी न्यूज में है तो MD CEO पता होना चाहिए। श्री राजकिरण राय जी, राजकिरण राय जी इज द करंट हेड ऑफ एग्जिम बैंक, राइट।
एग्जिम बैंक का दोबारा बताना, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, निर्यात आयात बैंक। तो किसी भी देश को अगर पैसे की जरूरत है भारत से, या भारत को कहीं से पैसे लेने हैं, वो सब काम एग्जिम बैंक का होता है। यानी इनका काम होता है लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करना। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि अगर पैसा किसी देश में भेजना है या फिर पैसा कहीं से लेना है, उसके लिए एग्जिम बैंक की तरफ हम लोग देखते हैं। ठीक, तो एक्सपोर्ट कुछ करना है, पैसा करना है, या अमाउंट कुछ एक्सपोर्ट करना है, वो सारा काम इनका होता है। चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन को भेजना हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना हो, इट इज द सेफ वे फॉर अस। इसके मुख्यालय मुंबई में है, और इसके करंट जो हेड हैं दैट इज राजकिरण राय जी। अगर हम लोग बात करें लाइन ऑफ क्रेडिट की, जो रिसेंटली सबसे बड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट है वो हमारा श्रीलंका के लिए रहा है। श्रीलंका का वित्तीय सिचुएशन बहुत खराब है, फाइनेंशियल सिचुएशन इज ऑन अ डाउन लेन। वो बिल्कुल मतलब देश चलाने लायक भी उनका बहुत खराब सिचुएशन है कोविड के बाद। तो उनको 4 बिलियन की जरूरत थी, भारत की तरफ से 1 बिलियन US डॉलर वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड टू देम। 1 बिलियन US डॉलर लगभग भारत लाइन ऑफ क्रेडिट उनको इशू कर चुका है। बाकी देशों, बाकी को भी इशू करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं किया, लेकिन ये सबसे बड़ा है अभी तक का। करंट में सबसे बड़ा श्रीलंका के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट है, राइट। तो यहाँ पे ये करंट से ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके रखना है, बाकी हेडक्वार्टर्स और एस्टैब्लिशिंग तो पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना जो है ये एक स्पेशल पर्पस से की गई थी। इट वाज फॉर अ स्पेशल पर्पस, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का एपेक्स बॉडी है। एग्रीकल्चर में वन ऑफ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस है नाबार्ड। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। 1982 में ही इसकी भी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? हु हैड एस्टैब्लिश्ड इट? फॉर लेबरर्स। ये बेसिकली जितने भी रूरल बैंक हैं भारत में, जितने भी रूरल बैंक हैं, एग्रीकल्चर बैंक हैं, उन सबको सुपरवाइज करना। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो छोटे बैंक्स हैं, रूरल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, इन सबको रेगुलेट करने का काम जो है ये नाबार्ड का होता है। ठीक, और ये किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के तहत आता है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आरबीआई ने अपने काम को आसान करने के लिए बनाया था बेसिकली। ठीक है, आरबीआई ने इसको बनाया था, एक अपना अलग से आर्म बनाया था अपना काम को आसान करने के लिए। और ये बी शिवरामन कमिटी के द्वारा, मतलब उनकी रिकमेंडेशन बनाया था। दैट वोंट बी मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस है फॉर यू। हु इज द करंट चेयरपर्सन? ये इंपॉर्टेंट है। करंट चेयरपर्सन कौन है? GR चिंतला जी। हु इज द करंट चेयरपर्सन? GR चिंतला जी इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ दिस। नाबार्ड का फिर से बताना, नाबार्ड जो है ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जो रूरल बैंक्स जो है भारत के, ग्रामीण बैंक जितने भी हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जितने भी हैं, उन सब को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आरबीआई ने अपना नाम अलग कर दिया था कि ये सबसे उच्च संस्थान हो गया रूरल और कोऑपरेटिव बैंक्स को हैंडल करने के लिए, राइट। तो इनका काम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या कृषि डेवलपमेंट को हैंडल करना, रूरल कोऑपरेशन बैंक्स को हैंडल करना। उनके लिए हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है ये भारत का। 1982 में इसको स्थापित किया गया था। इसके मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये वर्क करता है। इसके करंट चेयरपर्सन GR चिंतला जी हैं, राइट। All right, then we move to the next one.
इसके बाद आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ ये किसके लिए स्थापित किया गया था? सिडबी सबसे उच्च, सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है भारत का फॉर एमएसएमई सेक्टर। ये किसका है? एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एपेक्स बॉडी या सर्वोच्च संस्थान है सिडबी। ठीक, तो क्या क्या पढ़ा हमने? आरबीआई सारे बैंक्स के लिए है, शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए। फिर हमने देखा एग्जिम बैंक जो लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह के लिए है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तीसरा देखा हमने नाबार्ड जो एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स इन सब के लिए है। सिडबी एमएसएमई सेक्टर का सर्वोच्च बैंक है जो लखनऊ के अंदर मुख्यालय, इसके मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 के अंदर। ठीक, एंड करंट चेयरपर्सन एंड एमडी इज एस रमन जी। एस रमन जी इज द करंट हेड, या ये कहें जो चेयरपर्सन एंड एमडी है। अगेन फॉर विच पार्ट? सिडबी जो है ये एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे लघु क्षेत्र है, उनके लिए, उनके विकास के लिए एक स्पेशल बैंक बनाया गया जिसको 1990 में बनाया गया था। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये पहले थे, मुस्तफा जी पहले थे ये आई गेस थोड़ा सा पुराना डेटा से ले लिया है, तो इस वजह से ये अपडेटेड नहीं है। जो आपको पीडीएफ आएगी उसमें आई विल अपडेट इट एंड शेयर, राइट। लेटेस्ट जो है दैट इज एस रमाना जी। तो करंट जो चेयरपर्सन एंड एमडी है वो एस रमाना जी हैं। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990, और लखनऊ में इसके मुख्यालय हैं। और ये भी वित्त मंत्रालय के तहत आता है। जितने भी वित्तीय संस्थान है भारत के, जो हाईएस्ट वित्तीय संस्थान है, वो सब वित्त मंत्रालय के तहत आते हैं। दे आर ऑल फंक्शनिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस है, इनका याद रखना है। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एमएसएमई का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है भारत का, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इस तरीके से। देन वी हैव नेशनल हाउसिंग बोर्ड, एनएचबी, राष्ट्रीय आवास बैंक। नेशनल हाउसिंग बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये नई दिल्ली के अंदर इसके मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, एंड इसके करंट हेड श्रीराम कल्याण रमन जी हैं। यहाँ पे सही है, श्रीराम कल्याण रमन जी इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर या एमडी है, राइट। ये भी वित्त मंत्रालय के तहत आता है, इसका जुरिस्डिक्शन। और इनका काम क्या है? ये हाईएस्ट बॉडी है फॉर लाइसेंसिंग हाउसिंग फाइनेंस। घर बनाने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत है, पूरा रेगुलेशन कि लैंड कैसे इशू होनी चाहिए, कितना प्राइस कितने पे मिलना चाहिए, एंड जितने भी हाउसिंग रिलेटेड, जो आवास से रिलेटेड है, वो सब का एपेक्स बॉडी, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन नेशनल हाउसिंग बोर्ड है। तो हाउसिंग के लिए हाईएस्ट हो गया हमारा नेशनल हाउसिंग बोर्ड, राइट। और ये भी आरबीआई का ही है। ये सारे आरबीआई ने अपना काम आसान करने के लिए बनाए हैं। पहले आरबीआई होता था, आरबीआई ने फिर अपने सब्सिडरीज बनाना शुरू किया, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, जिससे कि वो काम थोड़ा सा आसान हो जाए। एनपीसीआई वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। एनपीसीआई वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है एनपीसीआई? सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एनपीसीआई? एनपीसीआई के बारे में कुछ पता है आपको? यू मस्ट हैव हर्ड। क्या ऐसा बड़ा काम किया इन्होंने? व्हाट इज द बिग थिंग?
दे हैव डन अ लॉट ऑफ, जो हमारा लाइफ अभी इजी हो रखा है ना, बिल्कुल यूपीआई हो गया, आधार पेमेंट जो हुआ है एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, वो इन्होंने लेके आया, भीम यूपीआई ये लोग लेके आए हैं। जो आईएमपीएस सर्विस है वो इन्हीं की है, आईएमपीएस सर्विस एनपीसीआई की है। जो नेट बैंकिंग से आप लोग करते हैं, देखो एक तो होता है नेफ्ट ट्रांसफर, देखो नेट बैंकिंग में आपने सुना होगा, एक तो होता है नेफ्ट ट्रांसफर, एक होता है आरटीजीएस ट्रांसफर। ये दोनों तो आरबीआई लेके आया था, ये तो भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। और एक होता है आईएमपीएस ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, ये एनपीसीआई लेके आया। डिफरेंट वे लाइक मोड ऑफ ऑनलाइन, बेसिकली इन्होंने हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट है, बिल्कुल से ऑनलाइन पेमेंट जो है इन्होंने बहुत आसान कर दिया। और साथ में एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट जो इनका है वो है रूपे, रूपे कार्ड, यानी इंडिया का खुद का गेटवे सिस्टम। जैसे हम लोग मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड यूज करते थे, वो क्या है, वो अमेरिकन गेटवेज हैं, अमेरिकन कंपनीज हमको ये ट्रांजैक्शन करने का मौका देती है। तो वो चीज भारत में बनाना, मेक इन इंडिया के तौर पे रूपे गेटवे हम लोगों ने बनाया, और हमने ये बाकी देशों तक भी पहुंचाया है। अदर कंट्रीज हैव आल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट, है ना। तो रूपे पेमेंट लेके आया है, यूपीआई लेके आया, भीम इंटरफेस लेके आया है, और आईएमपीएस फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन लेकर आया है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लेके आया है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट डिजिटाइजेशन जो हो रहा है भारत का, डिजिटाइजेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन, वो सारा एनपीसीआई की वजह से है। और ये भी आरबीआई के द्वारा ही आया था। आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिल के इसे स्थापित किया था, और अब इसका कंपटीशन भी तैयार कर रहे हैं कि ये इकलौता ना रहे, तो इसके लिए इसका कंपटीशन भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, राइट। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसका एक्रोनिम गलत हो गया, एक मिनट, इसका एक्रोनिम होना चाहिए इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई मिलके एनपीसीआई को एस्टैब्लिश किए, ठीक। प्लीज दोबारा समझा दो ये। बिल्कुल, देखो एनपीसीआई जो है इसका स्थापना हुई थी 2008 में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई, जब भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया कि एक संस्थान होना चाहिए जो हमारे लिए पेमेंट सिस्टम को आसान कर दे। तो उसके लिए एनपीसीआई ने काफी सारे मेजर्स लिए, काफी सारे मेजर्स तैयार करे, जैसे कि रूपे, यूपीआई, भीम, एईपीएस, और इसके अलावा दे हैव स्टार्टेड ऑन जो नया चेक सेटलमेंट सिस्टम है वो भी यही लोग लेके आए हैं। तो ऐसे काफी सारे इन्होंने सिस्टम्स शुरू करे फॉर मेकिंग आवर ट्रांजैक्शंस इजी, राइट। इसके करंट हेडक्वार्टर्स जो है ये मुंबई में है, एंड इसकी जो ओनर है ये भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे हैव द हाईएस्ट शेयर इन दिस, राइट। नाउ एनपीसीआई के करंटली हेड कौन है? हु इज द करंट हेड ऑफ एनपीसीआई? एनपीसीआई के जो अगर हम लोग बात करें एमडी सीईओ की, दैट इज दिलीप आसबे जी। एमडी सीईओ की बात करें तो दिलीप आसबे जी इज द करंट एमडी एंड सीईओ। चेयरपर्सन विश्वमोहन मोहपत्रा जी, ही इज द करंट चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन जो है वो विश्वमोहन मोहपत्रा है, एमडी सीईओ दिलीप आसबे जी है। और रुपे पेमेंट काफी हद तक इंटरनेशनल हो गया है अब, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्टर भी है। और यूपीआई को भी हम लोग इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय करने वाले हैं कुछ टाइम में। तो दोनों पेमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए एनपीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्ट जो है निमित, ऑलराइट, नेफ्ट और आरटीजीएस ये दोनों आरबीआई लेकर आया था। आरबीआई ने नेट बैंकिंग के थ्रू ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए नेफ्ट और आरटीजीएस इंट्रोड्यूस किया था।
ठीक, तो ये नेफ्ट और आरटीजीएस आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट है, आईएमपीएस एनपीसीआई का इंस्ट्रूमेंट है, राइट। चेयरपर्सन इज विश्व मोहन मोहापात्रा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। एमडी और सीईओ का नाम है दिलीप आसबे जी, DILIPASBE, दिलीप आसबे। ही इज द करंट एमडी एंड सीईओ, राइट। ओके, देन नेक्स्ट अगला आता है IRDAI। अब अभी हम लोग कुछ बैंकिंग के इंस्टीट्यूशंस देखे, अब देखते हैं इंश्योरेंस कौन रेगुलेट कर रहा है। तो भारत में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI है, जो सारे इंश्योरेंस जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है उन सबका हेड है। जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई हेड है, ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDAI हेड है। और ये भी वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। इसकी स्थापना 1999 1999 में हुई थी, और इसके करंट हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हैदराबाद में। इसके जो करंट चेयरपर्सन है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जो चेयरपर्सन है दैट इज देबाशीष पांडा। न्यू अपॉइंटमेंट हो गया है देवाशीष पांडा जी, वर्तमान में चेयरपर्सन है IRDAI के। ठीक, 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, एंड तो अगले 3 साल के लिए देवाशीष पांडा जी ही रहने वाले हैं IRDAI के हेड। इसके मुख्यालय हैदराबाद में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इंश्योरेंस बीमा सेक्टर का हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे इंश्योरेंस का भी हमने देखा, ऐसे पेंशन, जितनी भी पेंशन आ रही है अभी, जितने लोगों को पेंशन जा रही है, पेंशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, योजनाएं जो आ रही हैं पेंशन के लिए, वो सब PFRDA है मैनेज करता है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। PFRDA का काम होता है जितनी भी पेंशन रिलेटेड योजनाएं आ रही है या फिर पेंशन इशू हो रही है, वो सब मैनेज करना। ठीक, ये भी वित्त मंत्रालय के तहत आता है, और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, 23 अगस्त 2003 में। आयुष जनरल चेयरपर्सन पूछ रहे हैं आप IRDAI का? हाँ, चेयरपर्सन इज देबाशीष पांडा जी। चेयरपर्सन इज देबाशीष पांडा, चेयरपर्सन, राइट। ऑलराइट, देन PFRDA के अगर हम लोग हेड की बात करें तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी, ये करंटली इसके चेयरपर्सन या एग्जीक्यूटिव है। 2003 में इसकी स्थापना की गई। इसके मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, और इसका मेन एजेंसी जो है ये पेंशन फंड को मैनेज करने का है। पेंशन फंड कैसे मैनेज होना चाहिए, किसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्या पॉलिसीज ला सकते हैं, ये सब इनका काम है। फिर इंपॉर्टेंट मनी में आता है एक्सपोर्ट गारंटी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ECGC, भारतीय निर्यातक ऋण गारंटी निगम, ECGC। ECGC जो है दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, जहां पे से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, मुंबई के अंदर ये लोकेटेड है। तो किसी कोई जो निर्यात संस्थान है जितनी भी, उनको अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो वो ऋण इधर से आता है। जो भी एक्सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है, एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं, निर्यातक जितने भी हैं, उनको अगर निर्यात करने के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है, वो ऋण इनको ECGC से मिलता है, राइट। और ये कहां पर है? मुंबई बेस्ड है। 1957 में बनाया गया था, 1997 में बनाया गया था, टू हेल्प एक्सपोर्टर्स, निर्यातकों की मदद करने के लिए। और करंट हेड जो है या चेयरपर्सन जो है वो M सेंथिल नाथन जी हैं, नॉट गीता जी।
एम सेंथिलनाथन। एम सेंथिलनाथन जी वर्तमान में चेयरपर्सन है ईसीजीसी के, राइट। मुंबई ये याद रखना इजी है क्योंकि मेजर एक्सपोर्टर्स आप जानते हैं, मुंबई इज द मेन हब। सारा एक्सपोर्ट अगर हमें जो यूरोपियन सेक्शन में करना होता है, अफ्रीकन सेक्शन में, वहां से ज्यादा होता है। देन आता है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाने के लिए, यानी भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए गुड क्वालिटी, उन सब के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये वित्त मंत्रालय के तहत नहीं है, अभी तक हमने जितना देखा सब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर था। ये इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के तहत आता है, क्योंकि सीए क्या काम करते हैं? कॉर्पोरेट से जुड़े हैं, कंपनीज से एसोसिएटेड है। तो आईसीएआई भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, जो विश्व भर का दूसरा सबसे बड़ा प्रोफेशनल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन है। भारत का सबसे बड़ा है, विश्व भर का दूसरा सबसे बड़ा है, राइट। Ayush father is CMA. That's good. In an institution या practicing independently. अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तब तक प्रेसिडेंट नहीं, अतुल कुमार गुप्ता जी नहीं है, इट इज देबाशीष मित्रा जी। देबाशीष मित्रा जी, देबाशीष मित्रा जी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई। इनका अपॉइंटमेंट 2022 में हुआ है, मतलब इनका थर्ड टाइम एक्सटेंशन हुआ है 2022 से 23 तक के लिए, अब यही है, राइट। नेक्स्ट, आईसीआई की इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताई थी, ये याद रखना है जो आपको बताया था। कांग्रेस, वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कहां पर? मुंबई में। कब होगा? नवंबर में, नवंबर 2022 में वर्ल्ड कांग्रेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो वर्ल्ड कांग्रेस या मीटिंग आयोजित होगी वो मुंबई में आयोजित होगी, आईसीएआई आयोजित करेगा, 2022 में आयोजित होने वाली है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है ईएसआईसी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका सिर्फ इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है ईएसआईसी का, कि इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, एंड इसके स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, लेबर मंत्रालय के तहत ईएसआईसी आता है। ईएसआईसी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, राइट। एंड इसके जो हेड हैं दैट इज करंटली मुखमीत एस भाटिया जी। मुखमीत एस भाटिया जी करंटली इसके हेड है। हेड इज मुखमीत एस भाटिया जी, द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी। ठीक, ये बस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट ईपीएफओ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित है। करंटली कुछ योजनाएं रन कर रही हैं, वो ईपीएफओ की एसोसिएटेड है। कंपनीज के लिए जब कोविड हुआ था उस टाइम पे शुरू हुई थी कुछ योजनाएं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, ये भी नई दिल्ली के अंदर बेस्ड है। इट इज ऑल्सो बेस्ड इन न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड जितना भी प्रोविडेंट फंड है, पीएफ है, वो सारा एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है फॉर ऑल ओवर इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ। ईपीएफओ इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी फंड मैनेज कर रहा है, राइट।
देन वी हैव NSDL, ये RBI का पार्ट है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये RBI का पार्ट है, मुंबई में बेस्ड है, 1996 में बना था। CDSL मुंबई में बेस्ड है, 1999 में बना था, ये भी RBI का सब्सिडरी है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, ये 2003 में बना था मुंबई में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। एंड देन वी हैव LIC का अभी रिसेंटली IPO आने वाला है, इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LIC के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, और साथ में जो अभी आने वाला है इसका IPO का अमाउंट पता होना चाहिए। नहीं बेटा, CDSL जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, BSE का और UTI का इससे लेना देना नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, और UTI यूनिट ट्रस्ट है, whereas CDSL जो है which we had talked about over here, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये बनाया गया है इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, एक डिपॉजिटरी है फॉर ऑल द सिक्योरिटीज, सेंट्रल सिक्योरिटीज जितनी भी हैं। तो सेबी ने अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज रखने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज है उन सब के लिए ये बनाया था, राइट। तो इट इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। सेबी का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ डिपॉजिटरी यानी सेफ रखने के लिए। Chairman club member in LIC, all right, we have a very elite group over here, that's good। चलिए LIC की अगर हम लोग बात करें ना, LIC का रिसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से LIC इज इंपॉर्टेंट ना, LIC का जो भी IPO आता है उसका अमाउंट जरूर देखना है। इसके अलावा MR कुमार जी इज द करंट चेयरपर्सन, 1956 में स्टैब्लिश किया गया था, मुंबई में स्टैब्लिश किया गया। 3.5% इनका जितना भी अमाउंट है उसका 3.5% डाइवेस्टमेंट किया जा रहा है। डाइवेस्टमेंट यानी कि सरकार LIC से 3.5% मार्केट में रख रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने, मतलब सेबी ने अपना रूल तोड़ा है। सेबी के हिसाब से रूल है कि 5% से कम नहीं कर सकते, 5% या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अपना IPO या अपना शेयर मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए सेबी ने अपना रूल तोड़ा है, इसीलिए ये याद रखना है कि 3.5% LIC का मार्केट में आएगा, होल्डिंग का 3.5% है ना, और ये मुंबई बेस्ड है, और इसका IPO आएगा तो उसका देखना है। ऑल राइट, देन DICG, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ RBI एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमने नियरली कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा सेबी भी कर लेते हैं, चलो सेबी इज ऑल्सो थोड़ा सा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज से ही संबंधित है, तो ये भी कवर कर लेते हैं। बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, ठीक। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में, वो और उससे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कल करेंगे, तो इसीलिए कल पूरा रिवाइज करके आना है। जितने भी हमने संस्थान अभी तक कवर करे सारा करके आना है। सेबी की बात करें तो 1992 में इसको राइट्स दिए गए थे। सेबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है, सेबी हैज अ वेरी यूनिक थिंग, जो आप आज तक भी बच्चे मैंने देखे हैं, एग्जाम वाले भी कंफ्यूज होते हैं, दैट इज कि इसकी स्थापना जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। आप सबने वो मूवी देखी होगी, सीरीज देखी होगी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम अगेन, नाम मेरे दिमाग से भी स्लिप हो रहा है। 1988 में वो शेयर मार्केट वाली मूवी, I'm really forgetting its name, Scam 1992, that's right, Scam वाली, that's right। तो वो वाली मूवी से आपको याद होगा कि पहले भी जब आपने वो सीरीज देखी होगी या मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि सेबी पहले भी था लेकिन उनके पास पावर नहीं था। जब वो रिपोर्टर उनके पास जाती है तो सेबी क्या बोलते हैं, जो डायरेक्टर है वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये पावर नहीं है, आप RBI के पास लेके जाओ ये इशू।
है ना, दैट इज व्हाट दे से, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं थी एट दैट टाइम। तो वैसे ये 1988 में बना था, 12 अप्रैल 1988 में इसको बनाया गया था, लेकिन इसको जो पावर है, लीगल स्टेटस है, लीगल पावर है, या जिसे स्टैट्यूटरी पावर हम लोग कहते हैं। स्टैट्यूटरी पावर का मतलब क्या है? लीगल पावर, लीगल पावर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो उनको 1992 में दी गई थी। ठीक, तो वो आया था सेबी एक्ट, there was a SEBI Act of 1992, तब इसे स्टैट्यूटरी पावर दी गई। तो अगर आपसे पूछते हैं कि फाउंडिंग ईयर क्या है, तो 1988 है। अगर आपसे पूछते हैं कि इसको अधिकार, स्टैट्यूटरी पावर कब दिए गए थे, दैट वाज इन 1992। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है एंड एजेंसी एग्जीक्यूटिव चेंज हो गए हैं। अजय त्यागी जी की जगह अब रिसेंटली, आई थिंक 2 महीने पहले की बात है, माधुरी पुरी बुच, माधुरी पुरी बुच इज द करंट चेयरपर्सन। अजय त्यागी जी का अभी टर्म एंड हो गया है एंड माधुरी पुरी बुच जी को नियुक्त किया गया है। एनएसडीएल इन्हीं का है, द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है एनएसडीएल, दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ सेबी, सेबी की सब्सिडरी है। ठीक, ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूट हो गए। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो अदर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गए या अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इम्पोर्टेंस, थोड़े से बचेंगे नेशनल वाले, वो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कल करेंगे बचा हुआ। और उसके साथ साथ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द करंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस हैं, और नेशनल वाले सेक्शन के भी क्वेश्चंस। तो पूरा रिवाइज करके आना है। पिछले 3 दिनों में हमने जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट पढ़े हैं, आज का नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ के आना है, कल वाले ध्यान से सुनना है, एंड ऑल टुगेदर हम लोग कल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, तो आज का होमवर्क क्या है? टुडेज होमवर्क इज रिवाइज एवरीथिंग, पिछले 3 दिन का रिवाइज करना है, दैट इज योर होमवर्क फॉर द डे। सभी को नोट्स में 1 by 1 नोट करना है, दैट विल बी वेरी गुड इफ यू डू दैट। फैजा जी, अगर आप वो नोट बना के रखते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि आपको आगे भी हेल्प करेगा। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फर्दर, आगे जाके जब भी आप किसी भी कंपटीशन में देंगे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, है ना। तो आई विल बी सीइंग यू नाउ टुमारो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई विल बी सीइंग यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।